Hi there everyone, I am Jigyasa Joshi and welcome back to my YouTube channel. Today I am going to share with you the incredible journey that led me to a 100% scholarship and brought me all the way from Rajasthan to South Korea. It's like a dream come true, where I am pursuing an integrated master's and PhD in neuroscience. This is the story of determination, hard work, and the pursuit of a dream. So let's dive right in. हेलो एवरीवन। सो एक्चुअली मेरे इस चैनल पे बहुत से नए सब्सक्राइबर भी जुड़े हैं, तो मैं एक बार फिर से अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ और फिर मैं इस वीडियो को शुरू करूँगी। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम जिज्ञासा जोशी है और मैं राजस्थान के एक बहुत ही प्यारे से टाउन से हूँ, नाथद्वारा। और मैंने अपना अंडरग्रेड भी वहीं से किया था। अंडरग्रेड में मेरे सब्जेक्ट्स थे जूलॉजी, केमिस्ट्री और बॉटनी। वहीं की यूनिवर्सिटी से किया था मैंने। जब मेरा अंडरग्रेड कंप्लीट हुआ ना 2021 में, फिर मैंने सोचा कि मुझे रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में जाना है और इस सेक्टर में जाने के लिए मुझे स्कॉलरशिप लगेगी ही लगेगी, बिकॉज इस सेक्टर की पढ़ाई बहुत एक्सपेंसिव होती है। और मुझे पर्टिकुलरली या तो कैंसर में जाना था, कैंसर में रिसर्च करनी थी, या फिर न्यूरोसाइंस में। तो पर लेकिन मैं समझ नहीं आ रहा था कि मैं प्रिपरेशन शुरू कैसे करूं। तो मुझे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे गाइड किया कि मैं 1 ईयर का ड्रॉप ले सकती हूँ। ये बहुत ही बोल्ड और ह्यूज स्टेप था मेरी लाइफ का, क्योंकि मेरे दूसरे जो फ्रेंड्स थे वो सब मास्टर्स कर रहे थे, कोई बीएड कर रहा था। तो मुझे लग रहा था कि कहीं मैं पीछे नहीं रह जाऊँ, 1 साल का ड्रॉप लूंगी और मान लो अगर बाय चांस किसी भी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं होता है, इस स्कॉलरशिप में नहीं मिलती मुझे स्कॉलरशिप, तो मैं 1 ईयर पीछे हो जाऊंगी। उसके बाद मुझे यहीं से मास्टर्स कंटिन्यू करनी पड़ेगी। तो वो बहुत एक वियर्ड सी सिचुएशन थी मेरे लिए। लेकिन मेरे पेरेंट्स साथ में थे, मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया। इस वजह से मैंने वो बड़ा सा एक स्टेप लिया और मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी। आप कुछ भी चीजें प्रिपेयर करते हो ना, उसकी बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो मैंने सबसे पहले उसकी बेसिक क्लियर करी कि एक्चुअली ये है क्या, मैं इसमें क्या पढ़ाई करने वाली हूँ। वो सारी क्लियर करने के बाद आपको इतने डॉक्यूमेंट्स लगते हैं ना, सिर्फ रिजल्ट आपका काफी नहीं होता। और दूसरी बात ये कि मेरा 21 में लॉकडाउन की वजह से मेरा एग्जाम बहुत लेट हुआ था। तो उसका जो रिजल्ट था वो दिसंबर में आया था 21 के। लेकिन मेरी ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट आने में 2 ईयर्स लगते हैं। तो इन लोगों को डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए ही होता है। प्रोविजनल में आप नहीं ही हो सकते हैं, प्रोविजनल नहीं एप्लीकेबल होता है कहीं भी। तो फिर भी मैंने अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवाया। एक्चुअली ना मुझे 4 मंथ्स में 2 स्कॉलरशिप मिली है, सीरियसली। तो मैं उसी के बारे में आप लोगों को बताऊंगी कि मेरी फर्स्ट स्कॉलरशिप के साथ क्या हुआ, जो मैं नहीं जा पाई, नहीं कंटिन्यू कर पाई, और सेकेंड के साथ कंटिन्यू किया। तो जब मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए, डॉक्यूमेंट्स में आपको पीएस लगता है, पर्सनल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, रिकमेंडेशन लेटर्स, बहुत सारी चीजें होती है। और भी अभी तो मैं नहीं बता सकती, कभी और डिटेल में बताऊंगी कि क्या क्या चीजें होती है। तो पर्सनल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट पर्पस लिखने में आप सिर्फ एक ही दिन में नहीं लिख सकते, आपको परफेक्ट देना होगा अपना। तो आपको मंथ्स लग सकते हैं। मुझे 3 मंथ लगे थे लिखने में। ऐसा नहीं कि आप बहुत डिटेल में लिख दिया कि हाँ मैंने ये किया था, अपनी पूरी लाइफ की स्टोरी लिख दी, नहीं। उनके पर्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं, उनका आपको आंसर देना होता है प्रिसाइज फॉर्म में। ना ही ज्यादा छोटा, ना ही बहुत डिटेल में, एक ऑर्गेनाइज्ड करके आपको पूरा ऑर्गेनाइज करके देना होता। मैंने सबसे पहले रफ कॉपी में लिखा था और वो सीरियसली 6 पेजेस का था। उनकी रिक्वायरमेंट्स थी 2 पेजेस की, और वो 6 पेज का था। तो उसके बाद मैंने उसको फिर से पढ़ा, उसको क्या मेरे को जो इम्पोर्टेंट लगा, फिर मैंने उसको फिर से लिखा, तो वो 4 पेज में आया। फिर उसके बाद मैंने लैपटॉप में टाइप करके लिखा ढंग से कि मुझे अच्छा क्या चाहिए इसमें से, और भी ये बहुत टफ होता है। आपको लगता है कि सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आप इसमें से क्या कट करेंगे, दिस। तो बहुत टफ था मेरे लिए। और फिर से गाइड करने वाला इन चीज़ों में कोई होता नहीं है, बिकॉज सबके लिए ये चीज़ नहीं होती है। तो गाइडेंस भी इतनी प्रॉपरली मिल नहीं पाती है किसी से। लेकिन थैंक्स टू माई यूनिवर्सिटी, उन्होंने मेरा बहुत हेल्प किया। नॉट यूनिवर्सिटी, माई इंस्टीट्यूट, पर्सनल इंस्टीट्यूट। तो जब भी मैंने उनसे हेल्प मांगी थी रिकमेंडेशन लेटर के लिए, तो उन्होंने बहुत हेल्प की। थैंक्स टू माई प्रिंसिपल मैम, उन्होंने बोला कि तुम बस प्रिपेयर करो, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे जैसे भी होगा। तो ठीक है, उन्होंने जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी तब उन्होंने काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए थे मेरे लिए। तो ऐसे करके मैंने अपना एक डॉक्यूमेंट्स का फाइल बनाया
और सीवी बनाया। तो ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें करी मैंने, लेकिन मुझे उस वक्त इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में पता था, लेकिन मैंने दिया नहीं था। तो जब मुझे फर्स्ट स्कॉलरशिप मिली ना, तो सारा इंटरव्यू प्रोसेस हो गया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको ये चांस देंगे, ये अपॉर्चुनिटी देंगे। वो यंग साइंटिस्ट स्कॉलरशिप थी। तो मैं बहुत खुश भी थी कि हाँ चलो ठीक है। मैंने अपना डॉक्यूमेंट्स की फाइल भी प्रिपेयर कर दी थी, फिर से एक बार रिवाइज कर दिया था कि हाँ मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है। फिर 10 अक्टूबर की बात है। 10 अक्टूबर को उन्होंने बोला कि आपका इंग्लिश सर्टिफिकेट, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट का सर्टिफिकेट एक बार आप मेल कर दीजिए, हमें देखना है कि वो इनका क्राइटेरिया होता है 71 या 61 से अबव होने चाहिए एप्लीकेंट के। तो मेरे पास तो था ही नहीं, तो मैंने कहा कि नहीं ये मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अभी भी 24 को सारी लाइंस बंद होगी इंटरनेशनल एडमिशन की, तो तब तक अगर तुम चाहो तो दे के, और ये अप टू इस मार्क्स के ऊपर तुम्हारे मार्क्स आने चाहिए, लाइक 61 से अबव। तुम 62 भी आ गए ना तो भी चलेगा। तो अगर तुम अप्लाई कर सकती हो तो हमें अभी मेल करके बताओ। ठीक है, फिर मैंने इस एग्ज़ाम के बारे में देखा। मेरे पास सिर्फ 10 दिन थे। मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया एग्ज़ाम का। 17 अक्टूबर को मेरा एग्ज़ाम था। मैंने 11 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन करवाया। अब मेरे पास सिर्फ 6 डेज थे प्रिपरेशन के लिए। मतलब 3 डेज तो लिटरली मेरे ना सिलेबस में निकल गए कि आखिर एग्ज़ाम पेपर आता कैसा है, एग्ज़ाम होता कैसा है। लाइक वो भी समझना पड़ेगा ना आपको। उसमें 4 सेक्शंस होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग। बहुत टफ होता है एक बार तो। अगर आप बार बार दे के आपको आदत पड़ गई ना तो ठीक है, लेकिन फर्स्ट टाइम में वो टफ ही होता है, क्योंकि आपको आदत नहीं होती है ना ऐसे एग्ज़ाम की। और मेरा ऑनलाइन था एग्ज़ाम पूरा, तो मैंने वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी। लाइक सीरियसली बताऊँ ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने वो प्रिपरेशन सिर्फ 2 डेज में करी थी जेन्युइनली। बाकी के डेज तो मैंने उसको समझने में निकाल दिए कि हर सेक्शन में प्रेजेंट कैसे होना है खुद को, उस सेक्शन में मैंने निकाल दिए। उसके बाद मेरा एग्ज़ाम 17 को था, सुबह 3 बजे। सुबह 3 बजे मैंने एग्ज़ाम दिया। लाइक मैं रात को सोई थी 12:30 बजे। मुझे टेंशन में नींद ही नहीं आ रही थी। फिर उसके बाद मेरी नींद खुल गई 2 बजे। फिर मैंने 2 से 3 तो बस प्रिपेयर किया कि मेरे को क्या क्या चीज़ें चाहिए एग्ज़ाम के लिए अभी, क्योंकि उनके बहुत से रूल्स होते हैं कि आपको अगर मतलब घर पे अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं ऑनलाइन, तो उनकी काफ़ी सारे रूल्स होते हैं। आपके लैपटॉप में भी ये चीज़ें डाउनलोड करनी होती है, आपके रूम में क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी है, बाकी सब रिमूव करना पड़ता है। तो वो सब किया मैंने। और 3 बजे मेरा पेपर शुरू हुआ। 3 से सुबह 8 बजे तक चला मेरा पेपर। बीच में 10 मिनट्स का ब्रेक देते हैं वो लोग, पर 10 मिनट्स में तो क्या ही हो जाएगा। तो ठीक है, ऐसे मेरा पेपर हुआ। और नॉर्मली इन एग्ज़ाम्स के रिजल्ट ना या तो अगले दिन आ जाते हैं या 2 दिन, मैक्सिमम 2 डेज बाद तो आ ही जाते हैं। तो इस हिसाब से 20 या 21 के बीच में मेरा रिजल्ट आ जाना चाहिए था। नहीं आया। 22 को नहीं आया, 23 को नहीं आया, 24 को तो मुझे फाइनली स्कॉलरशिप की कम्युनिटी से मेल आ गया कि आपने रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करी, इस वजह से हम आपको स्कॉलरशिप नहीं दे सकते। ये मेल मुझे सुबह आया और लाइक मेरी ना पैरों के तले ज़मीन खिसक गई थी कि मतलब ये क्या रीज़न हुआ कोई कैंसिल होने का, कि मैंने एग्ज़ाम दिया है। मेरे एक्चुअली ना एग्ज़ाम देने के बाद एक अनऑफिशियल स्कोर बोर्ड आता है। अनऑफिशियल स्कोर बोर्ड में मेरे 71 से भी अबोव थे, लेकिन जब ऑफिशियल रिजल्ट ही नहीं आया है तो मैं उनको क्या ही बोलूँ। तो मैंने फिर कहा ठीक है, अब क्या कहूँ मैं। फिर मैंने सोचा शाम को, उसी दिन 24 को शाम को मैंने सोचा कि यार मैं चेक तो करती हूँ कि क्या है, कब तक आएगा। मैं मेल करती हूँ। पहले भी मेल किए, मेल के कोई रिप्लाईज नहीं आए थे। फिर मैंने जैसे ही लॉगिन किया मेरी आईडी में और रिजल्ट आ गया था शाम को। लाइक मतलब ये क्या हुआ मुझे कुछ समझ नहीं आया। और मेरा ना, मुझे इतना हर्ट हुआ ना कि ये ऐसे भी कोई कैंसिल होती है स्कॉलरशिप। सुबह आ जाता तो भी मैं लाइक दिसंबर तक तो मैं साउथ कोरिया में होती, ऐसा था। ठीक है, फिर तो मैंने गिव अप ही कर दिया था कि मुझे अब देना ही नहीं है, मैं कहीं और से अपना एमएससी को मास्टर्स कर लूँगी और ठीक है, मेरे को नहीं करना अभी है। लेकिन फिर मेरी मम्मा ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि इतना तूने किया है तो एक चांस और करने में क्या जाता है, एक बार और अप्लाई कर ले, लाइक फिर ले लेना एडमिशन। बिकॉज उस वक्त एडमिशन ओपन हुए भी नहीं थे इंडिया में भी। फिर से एडमिशन ओपन होता है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में एडमिशन होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। तो मैंने बोला कि अभी इतना टाइम है
तो एक बार और लाइक प्रिपेयर कर ले खुद को। तो मैंने भी कहा ठीक है, लास्ट ट्राई। तो मैंने फिर से, एक्चुअली मैं रियल बताऊं तो मैंने अप्लाई किया ही नहीं था। मैंने जो पहले किए थे ना, मुझे वहीं से एक दिन अचानक से मेल आ गया कि अच्छा आपका बैचलर्स इसमें है, हमें आपका इंटरव्यू लेना है। जनवरी या दिसंबर एंड में मुझे मेल आई थी। और ये रिसर्च पेपर्स हैं, आपको इस पे प्रेजेंटेशन देनी है, इसको समराइज करके प्रेजेंटेशन देनी है। और वो था न्यूरो साइंस के पेपर्स थे वो सारे। मेरे को था कि क्या ही होगा अब इसमें, तो इतने सारे नहीं हुए तो अब ये तो क्या ही हो जाएगा। तो मैंने ऐसे ही प्रेजेंटेशन तो प्रिपेयर अच्छे से करी थी, लेकिन मैंने इंटरव्यू के लिए इतना अच्छे से खुद को प्रिपेयर नहीं किया था बस। लेकिन उस इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर मेरे इंटरव्यू राउंड्स होते गए, मैं सिलेक्ट होती गई। और प्रेजेंटेशन उनको इतनी पसंद आई कि मेरा ना जेन्युइनली उस प्रेजेंटेशन की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ था। और मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन बनाई थी, क्योंकि अपने यहाँ इंडिया में बैचलर्स में प्रेजेंटेशन नहीं बनाते। और यहाँ आने के बाद मेरे को पता चला कि इनका लाइक इवोल्यूशन क्राइटेरिया ही अलग होता है। यहाँ पे पता है क्या होता है, जैसे कि मेरी अभी सेमेस्टर में 3 क्लासेस है, अभी 2 वीक के 2, जैसे कि मेरी मंडे को क्लास है हर वीक में, तो 2 मंडेज ये लोग पढ़ाएंगे। अगले मंडे से आपको प्रेजेंटेशन देनी है। ये लोग टॉपिक देते हैं और उस पर बस जब तक एग्जाम नहीं आ जाते तब तक प्रेजेंटेशन दो, Q&A राउंड्स होंगे, वो 50% कवर कर देता है आपके मार्क्स को। और ऐसे मेरे सारा प्रोसेस होता गया, मेरे इंटरव्यू राउंड्स कंप्लीट होते गए। फिर मैंने वही अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए। डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने में भी दिक्कत नहीं आई थी, बिकॉज इन्होंने यहाँ से यूनिवर्सिटी का पूरा सपोर्ट था। लाइक उन्होंने मेरे को हर स्टेप पे गाइड किया कि हाँ ये नहीं है तो तुम इसके बजाय ये लगा सकती हो, ये कर सकती हो। लेकिन मेरा होपफुली उस वक्त मेरा ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट भी आ गया था, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने मेरी हेल्प करी थी। यूनिवर्सिटी ने कहा कि तुम बाहर जा रही हो, इस वजह से हम तुम्हें थोड़ा सा पहले दे रहे हो, इतना जल्दी आता नहीं है। लेकिन मेरी एप्लीकेशन लगाई मैंने वहाँ जाके, तो उन्होंने मुझे जल्दी दे दिया। उन्होंने समझी कि ये प्रॉब्लम जेन्युइन है, तो उन्होंने मुझे मेरा डिग्री सर्टिफिकेट पहले ही दे दिया टाइम से। फिर उसके बाद वीज़ा की, क्योंकि एडमिशन हो गया था तो अब वीज़ा फाइनल स्टेप था। वीज़ा में भी बहुत डॉक्यूमेंट्स लगते हैं गाइस। स्टूडेंट वीज़ा में इतने डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। आपको TB टेस्ट देना है, आपको मेडिकल रिपोर्ट सेंड करनी है, और अपने यहाँ और इन लोगों का ना एक फिक्स हॉस्पिटल्स के नेम्स होते हैं कि यहीं से आपको करवाना है। तो अपने यहाँ तो नहीं है ये, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ तो नहीं था। तो मैं दिल्ली आई, यहाँ से अपने सारे रिपोर्ट्स कंप्लीट कराए। फिर अगले दिन अप्लाई किया वीज़ा के लिए। मेरा वीज़ा जल्दी आ गया था। नॉर्मली 15 डेज लगते हैं, मेरा 8 डेज में वीज़ा आ गया था। उसके बाद जब मेरा वीज़ा आया तो मैंने मेल किया कि मेरा वीज़ा आ गया है यूनिवर्सिटी का। तो यूनिवर्सिटी ने कहा कि तुम्हें जल्दी आना पड़ेगा। और उस वक्त मैं फैमिली ट्रिप पे थी। तो मैंने सोचा कि अभी तो मैं कैसे जाऊँगी, क्योंकि मुझे पैकिंग करनी है। मुझे मेल आया था 13th ऑफ अगस्त को मुझे मेल आया कि तुम्हें 19-20 के बीच में यहाँ पर आना होगा। लेकिन मेरी पैकिंग ही नहीं हुई थी। तो मैंने उनको बोला कि अभी मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं थोड़े दिन बाद में अगर आ सकती हूँ तो आप कोई और एक्सटेंड कर दो लाइक डेट, मैं अभी इतनी जल्दी नहीं आ सकती। तो उन्होंने कहा कि लेकिन आपको 22 तक तो आना ही है, कैसे भी मतलब आना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे। फिर मैंने 21 की रात की फ़्लाइट टिकट बुक की, सारी प्रिपरेशन की, सब कुछ पैकिंग किया। और वो टाइम बहुत हार्ड था मेरे लिए, लेकिन मैं स्ट्रांग बनी रही। लेकिन सीरियसली बहुत मिक्स फीलिंग होती है। आप एक टाइम पे आपको लगता है कि वाह ये सब कितना सच हो रहा है, मतलब ये ड्रीम कम ट्रू लाइक होता है ना। और एक टाइम लगता है कि ये सब क्या हो रहा है, कि यार इतना दूर जाना ज़रूरी है क्या। ये सब बहुत मिक्स में फीलिंग होती है। कभी आप प्राउड फील करते हैं, कभी आप डीमोटिवेटेड फील करते हैं। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप हमेशा प्राउड फील करें। डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी सबको बार बार नहीं मिलती। फिर हम लोग दिल्ली आए 21 तारीख को, 21 अगस्त को रात को 12 बजे मेरी फ़्लाइट थी। मैंने फ़्लाइट ली, और वो टाइम तो मैं याद भी नहीं करना चाहती, क्योंकि उस वक्त मैंने फाइनली बाय किया था। और उसके बाद ठीक है, मैं 21 को वैसे तो सुबह 10 बजे आने का था यहाँ पे, लेकिन इमिग्रेशन लाइन में बहुत टाइम लग गया, बहुत लंबी लाइन थी, तो मेरे को 12 बज गई वहीं पे। उसके बाद मैंने वहाँ पे, मेरे साथ एक मेरी सीनियर भी थी, तो हम लोगों ने वहीं पे एयरपोर्ट पे थोड़ा सा खा लिया, कॉफ़ी वगैरह ले ली।
ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वेज ऑप्शन नहीं है गाइस, इस पे मैं नई वीडियो बनाऊंगी, लेकिन यहाँ पे वेज ऑप्शन है। मैं यहाँ आई हूँ ना, तब से वेज ही खा रही हूँ, बाहर का ही खा रही हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे वेज ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से बस लिया। मैं यहाँ दैजोन, मुझे यहाँ दैजोन आना था, उनको भी दैजोन ही आना था, हम दोनों सेम यूनिवर्सिटी से हैं। तो हम लोगों ने वहाँ से बस लिया, बहुत लग्जरियस बस थी, सारी ना थकान उतर गई मेरी फ्लाइट की। वो बस हाँ, मतलब इंचॉन से, मतलब एयरपोर्ट से दैजोन आने में 3 to 4 आवर्स लगते हैं अप्रॉक्स। तो ठीक है, वो सारा टाइम निकला हम लोगों का बस में। मैं तो सो ही रही थी पूरा टाइम। 4 बजे मैं दैजोन आई, तो यहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी से मेरे सीनियर्स पिक करने के लिए मुझे आ गए। लेकिन आते ही हम लोग इतने रश में थे, मैंने सिर्फ फ्रूट्स खाया, पानी पिया, जूस पिया। उसके बाद हम लोग इस घर में आए, मेरा सारा लगेज रखा और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि हाँ ठीक है, ये 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके फिर हम लोग निकल गए। मेरे को लगा कि अब ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करूंगी, लेकिन नहीं, हम लोग तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ और हम लोग निकल गए। वो लोग मुझे सीधा यहाँ पे डायसो करके है, यहाँ वहाँ सारी चीज़ें मिलती हैं, लाइक घर की, हाउस होल्ड की, छोटी से छोटी चीज़ें, हर चीज़, फर्नीचर भी मिल जाता है, बहुत सी चीज़ें मिलती है। हम लोग वहाँ गए, वहाँ से सारी शॉपिंग करी, जितनी भी ज़रूरत के सामान थे, बहुत सी शॉपिंग। अच्छा है शॉपिंग करी, लेकिन वो अगले दिन भी हो सकती थी, पर ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने खरीदी। हमको 8 बज गई। उसके बाद मेरा डिनर था उन लोगों के साथ, तो अभी ठीक है, डिनर हुआ। फिर मुझे लगा कि चलो अब तो मैं घर चली ही जाऊंगी, लेकिन नहीं, वो मुझे यूनिवर्सिटी लेके गए। मेरा वहाँ पे इंट्रोडक्शन था, वहाँ पे मुझे प्रोफेसर्स और सीनियर लैब सीनियर्स वगैरह होते हैं, वो लोग बोलते हैं कि तुम 5 मिनट्स का इंट्रोडक्शन दो, अपने बारे में बताओ। अभी मैं सुबह से थकी हुई हूँ, मैंने इवन दो ब्रश भी नहीं किया है, मेरी फ्लाइट ही सुबह उतरी है, मैं कैसे मैनेज करूँगी। लेकिन मैंने चलो इंट्रोडक्शन दिया। फिर उन लोगों ने एक एक करके क्वेश्चन पूछा, लाइक इट वाज सो हेक्टिक, बट ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा, मैंने आंसर दिया। फिर लोगों ने अपनी लैब के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में, मेरी क्लासेस के बारे में सब कुछ बताया कि ऐसी ये वर्क होता है, ऐसे तुम्हें प्रेजेंट करना है, ये सब बताया। मुझे 12 बज गए, यहीं पे 11:30 बज गए। घर आई मैं, मुझे 12 o'clock समथिंग हो गया था। मैंने कुछ भी अनपैक नहीं किया, मैं सीधा बेड क्लीन किया और सो गई। और 2 दिन तक ऐसा था ना मेरा रूम की, मैं पैर रखने की भी जगह नहीं है, सिर्फ बेड साफ है, वॉशरूम साफ है, बाकी सब तरफ सामान बिखरा हुआ था। उधर दैसों का सामान पड़ा था किचन की साइड में, बाकी यहाँ पे मेरे 3 बड़े बड़े बैग्स थे, तो वही सारे फेल के पड़े हुए थे। फिर कंटिन्यू, क्योंकि मैं ट्यूसडे को यहाँ आई थी ना, तो ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 4 डेज में कंटिन्यू यूनिवर्सिटी जाना आना उसी में निकल गए। फिर मैंने सैटरडे संडे थोड़ा सा मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था, तो मैंने छुट्टी ले ली थी, क्योंकि अभी रेस्ट तो चाहिए था मुझे, नींद भी चाहिए थी प्रॉपर, एक सिस्टमेटिक, बिकॉज जेट लैग चल रहा था मेरा। मेरी बॉडी साउथ कोरिया में थी, लेकिन मैं इंटरनली ना इंडिया में थी। जब मैं इंडिया में खाना खाती थी ना, मुझे तब यहाँ भूख लगती थी। यहाँ पे सब जने जिस वक्त खाना खा रहे हैं, लंच टाइम हो रहा है, डिनर टाइम हो रहा है, मुझे भूख ही नहीं लग रही है। और मेरी स्कॉलरशिप में ऐसा है कि डिनर और लंच आपको सब वहीं पे मिल जाता है। अगर आपको नहीं भी करते हैं ना यहाँ पे, तो आप वहाँ पे खा सकते हैं, ऐसा होता है। तो फिर मैंने जब सैटरडे संडे रेस्ट लिया ना, तो संडे के दिन मैंने पूरा रूम ऑर्गेनाइज किया। उसके बाद ना मुझे अच्छा लगने लगा कि हाँ चलो ये मेरा रूम है, और थोड़ा सा सिस्टमेटिक फील हो रहा था मुझे, यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो रहा था। थैंक यू सो मच एवरीवन मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए, ये स्टोरी सुनने के लिए। लेकिन और भी कोई भी क्वेश्चन हो आपके माइंड में, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं ट्राई करूँगी फिर से वीडियो बनाने का ऐसी। मीट यू नेक्स्ट वीडियो, बाय।